Catalysis or catalysis is a use of catalyst or selection of right catalyst for any particular reaction. अच्छा, लकीली ये कॉन्सेप्ट तो बहुत डिटेल्ड हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स को ही इन्वॉल्व किया गया है। बहरहाल देखते हैं टॉपिक एज इट प्रोग्रेस। कैटालिसिस या कैटलिस्ट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो यू ऑलरेडी नोन with the definition, a chemical that increases the rate of reaction. एक ऐसा केमिकल जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे तो हमने उसको क्या मान लिया, कैटालिस्ट। अब उसके मोड ऑफ एक्शन दो होते हैं। अच्छा, हम आमतौर पर डेफिनेशन में लिखते हैं नेवर गेट यूज्ड अप। अब इस आइडिया को नेवर गेट यूज्ड अप इज राइट स्टेटमेंट, but never involve in a reaction is wrong statement. पहले definition सही है। ये गलत स्टेटमेंट। अगर रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा तो कोई जादू थोड़ी कर रहा है, राइट? रिएक्शन में इस्तेमाल होना, इन्वॉल्व होना जरूरी है कि अगर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो कैटलिस्ट कैसा, तो फिर इसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी, राइट? तो डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर, नेवर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। हाँ, तुम ये कह सकते हो नेवर गेट यूज्ड अप, ये बेहतर स्टेटमेंट है, ये सेफ स्टेटमेंट है। और सेफ स्टेटमेंट इन द सेंस के, एक मिनट, ठीक है, ओके, नाउ मैसेजेस आ रहे थे। तो इसका मतलब है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, लेकिन यूज अगर यूटिलाइज हुआ तो इट विल रीफॉर्म। अगर रीफॉर्म अगर इस्तेमाल हो भी गया तो नेट इफेक्ट क्या है कि ये रीफॉर्म हो जाएगा, दोबारा से इस्तेमाल, यानी दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। मैं इसको लिख लूँ रिप्रोड्यूस, तो ये सेफ टर्मिनोलॉजी है, विल गेट रिप्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा, तो कैटलिस्ट के मोड ऑफ एक्शन दो तरह से हो सकते हैं, डिपेंडिंग ओवर टाइप ऑफ कैटलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट with respect to reactants। reactants की बेसिस पर इसकी कैटलिस्ट की दो टाइप। अच्छा, पहले होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस मतलब, और हेट्रोजेनियस। जैसे अब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते थे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, तो बिल्कुल उसी तरह से होमोजेनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट
ये हमारे पास दो ग्रुप्स बन जाते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट कौन से हैं? हमने क्या कहा कि कैटलिस्ट दो किस्म की कैटालिसिस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को देख, होमोजेनियस में क्यों कहूंगा? व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होंगे, एक जैसी हालत में होंगे, तो मैं उनको क्या कहूंगा कि यस दिस इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है। और जब, एक मिनट रुको, एक बच्चे को मैसेज कर लूंगा। हाँ जी, बस सही है। जब रिएक्टेंट सेम फेज और सेम स्टेट की बात हो रही है, फेज स्टेट की ही, जैसे अगर रिएक्टेंट लिक्विड हैं, रिएक्टेंट आर लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड या एक्वस स्टेट में हो। रिएक्टेंट भी लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड या एक्वस स्टेट में है। इसका मतलब है ये कौन सी कैटालिसिस की बात हो रही है? होमोजेनियस कैटालिसिस। या फिर रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट, कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में, ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। यानी यहाँ फेजेस या स्टेट की बात होती है जब हम टाइप ऑफ कैटलिस्ट, दोनों का एक जैसा फेज है, दोनों की एक जैसी स्टेट है, तो मैं मान लूंगा कि ये होमोजेनियस कैटालिसिस की बात हो रही है। ठीक है, ओके। जबकि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या हो रहा है? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या है कि जब रिएक्टेंट की, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट स्टेट्स और फेज। ठीक है, डिफरेंट स्टेट यानी रिएक्टेंट गैसेस में, और रिएक्टेंट क्या हो? गैसेस, और कैटलिस्ट कैसा हो? सॉलिड। या रिएक्टेंट क्या हो? एक्वस, कैटलिस्ट क्या हो? सॉलिड। तो ये डिफरेंट स्टेट्स अगर हैं, ये डिफरेंट फेजेस हैं, तो हम इसे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस या हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट मानते हैं। अच्छा, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड रिएक्टेंट और सॉलिड कैटालिस्ट, आमतौर पर दो सॉलिड बहुत अच्छा एक दूसरे से रिएक्शन करते नहीं है अनलेस बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अवेलेबल हो, राइट? तो इसलिए हम इस रिगार्ड को रख ही नहीं रहे हैं अपने पास कि ये भी होमोजेनियस हो सकती होती। दो सॉलिड आपस में कभी भी होमोजेनाइज बहुत अच्छे नहीं होते, राइट? तो इसलिए हमने माना किसे? गैस विद गैस, लिक्विड विद एक्वस और एक्वस विद लिक्विड, इनको मान लिया होमोजेनियस। सॉलिड सॉलिड को हमने इग्नोर कर दिया। अच्छा, जबकि हेटेरोजेनियस में रिएक्टेंट गैस
कैटलिस्ट सॉलिड, रिएक्टेंट एक्वस, कैटलिस्ट सॉलिड। तो इस सिचुएशन को या इस कॉम्बिनेशन को मैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट जरूर मान लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब होमोजेनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट, एक ऐसा कैटलिस्ट, पहले तो हम स्टेट फेज की बात करें, दैट इज इन द सेम स्टेट और फेज। तो हमने मान लिया कि ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है, लेकिन यहां पर एक चीज मजीद ऐड करूंगा। जो एडिशन है, इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन and later reform। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन बाद में रीफॉर्मेशन इसका मेन इवेंट होगा। यानी फर्ज कीजिए ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे, सी प्लस डी में। अब मैं ये मान लूं कि ए प्लस बी पहले कन्वर्ट हुए ई में, और ई कन्वर्ट हुआ सी प्लस डी में। तो ई क्या है, यानी होमोजेनियस कैटलिस्ट एक मिनट को मैं मुझे यूं करके बनाता हूं ताकि इन्वॉल्व कर सकूं टाइम फैक्टर को भी, और थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा। सी प्लस डी। अच्छा सर, आपने इसको इतना वाइडर क्यों किया? ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि ये कैटलिस्ट है। ये जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना यूं, दिस इज टाइम फैक्टर। तो कैटलिस्ट ये विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन है, और ये विद कैटलिस्ट। तो अब देखो, दिस इज कंज्यूमिंग लेस टाइम, ऑलमोस्ट गिविंग सेम अमाउंट ऑफ, एब्जॉर्बिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुम देख सकते हो, लेकिन तुमने देखा कि ये जल्दी कंप्लीट हो गया। यानी होमोजेनियस कैटलिस्ट provides an alternative pathway for the reaction। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक दूसरा रास्ता, एक बड़े रास्ते को छोड़कर एक शॉर्टर रास्ता विच कैन टेक और कंज्यूम लेस टाइम। इस छोटे रास्ते पे रिएक्शन जा रहा है, विच इज वाई इट इज कंप्लीटिंग अर्लियर, जिसकी वजह से ये जल्दी कंप्लीट हो रहा है। कैटालिसिस से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटालिस्ट। से क्यों नहीं होता? क्या ये कैटालिस्ट
एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर रहा, यकीनन कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी is never be a part of overall enthalpy of reaction. एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का पार्ट नहीं होती। So there is no effect upon the use of catalyst in a reaction. तो इस बात को जहन में हम सब रखेंगे कि कैटलिस्ट के इस्तेमाल से ना एनर्जी लॉस्ट या एनर्जी गेन के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, ना मजीद आगे बढ़ते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट की कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हैं। देयर आर आई थिंक टू फेमस मोस्ट एग्जांपल। सिलेबस इंडोर्स करता है यूज ऑफ आयरन आयंस एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट, लेकिन 2019 का अगर थ्योरी का पेपर किसी ने देखा हो तो वो ये देख सकते हैं कि पेपर 2 में होमोजेनियस कैटलिस्ट एएस में भी पूछी गई है। राइट, जून 2019 18 में भी है। तो पहले मैं वो उस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। हाइपोथेसिस क्या बना रहा है? फॉर्मेशन ऑफ, एग्जाम्पल 1 कह लीजिए इसे, 1 formation of sulfur trioxide in upper atmosphere। अब मैं ये बात जानता हूं कि अपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर काफी लो होता है। हाइपोथेसिस है लो टेम्परेचर, ये जिसको तुम स्ट्रेटोस्फेयर कह लो। अपर एटमॉस्फेयर या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कौन कौन सी होती है? एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और फिर उसके बाद स्पेस में पहुंचते हैं। एक दो लेयर और होती हैं, बट वही एनवायरमेंटल वाले बेहतर जानते हैं, हमारे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। हमें बस एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर तक की बात करें। तो अब देखें कि मुझे ये कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन अपर एटमॉस्फेयर, मैं जानता हूं कि वहां लो टेम्परेचर होता है और मेरी नॉलेज क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैं ये बात पढ़ के आया हूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन, इट कांट बी फॉर्म, ये पॉइंटर से याद रखना, इट कांट बी फॉर्म बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब दो एलिमेंट्स के रिएक्शन से। दिस इज नॉट पॉसिबल कि सल्फर और ये हम इसको इस तरह से बना ले। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, हम इसको नहीं बना सकते। मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये बात जान गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, but this was needing how much temperature? 400 degree Celsius temperature, right? इसको कितना टेम्परेचर चाहिए था? 400। और साथ साथ इसको उसके बावजूद कैटलिस्ट चाहिए था वेनेडियम 5 ऑक्साइड। लेकिन मुझे हिंट क्या मिल रहा है कि अपर एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी कैसे? ऑब्वियसली बनेगी कहाँ से? सल्फर डाइऑक्साइड से, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो उसमें सिचुएशन को तुम्हें
बेहतर तौर पे एड्रेस करना है। सल्फर डाइऑक्साइड अपर एटमॉस्फेयर में पहुंची या स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंची। स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचना इसका मुश्किल होता है, काफी हैवी है, लेकिन बहरहाल कोलिजन्स के थ्रू ये अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है। वहां पर क्या होता है, अब मुझे पता है कि आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस मच टेम्परेचर इन अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर लो होता चला जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, और क्या प्रोड्यूस करती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड NO। ठीक है, एक ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन हो गया 10 उधर, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फौरी तौर पर मौजूद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन से क्विकली रिएक्ट करके रीफॉर्मेशन ऑफ NO2 कर लेती है। सल्फर, अब ऐड करता हूँ रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट साइड पे। SO2 प्लस NO2 प्लस NO प्लस हाफ O2 makes SO3 plus NO plus NO2. So if I see that, NO2 and NO2 are cancel, NO is NO, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर NO2 is behaving as a catalyst as it gets reformed on the product side. कैटलिस्ट हमेशा रिएक्टेंट साइड से नजर आके बाद में प्रोडक्ट साइड पर नजर आता है, और NO is acting as an intermediate। ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज एन इंटरमीडिएट बिहेव कर रहा है। इंटरमीडिएट वो होता है जो पहले प्रोडक्ट साइड पर नजर आए बाद में रिएक्टेंट साइड पर नजर आए, तो दैट इज एन इंटरमीडिएट। मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आया? हाफ O2 मेक्स SO3, and yes it is making self। तो दिस इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, एग्जामिनर ने इस सवाल इसी पार्ट को एक और अंदाज से भी पूछा, और वो कहता है कि प्रूविंग NO नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, यानी अब वो ये चाहता है कि तुम नाइट्रिक ऑक्साइड से प्रूव करो। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को तुम्हें कैटलिस्ट प्रूव करना है तो दिस विल रिएक्ट विद हाफ ऑफ O2 makes NO2, and this NO2 reacts with sulfur dioxide to make sulfur trioxide and NO again। तो अब यहाँ पर NO कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है और NO2 इंटरमीडिएट के तौर पे यूज कर, मतलब एक ही है, चाहे इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते से आओ। ये क्वेश्चन तुम्हारे A2 पेपर 4 में तकरीबन 9 दफा मौजूद है लास्ट 10 ईयर्स के। बार 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 एक जैसा सवाल पूछा, तो इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी नॉलेज को लिमिट करें इसे कैटालिसिस में 2 एग्जाम, और अगर कोई तीसरी एग्जाम्पल होगी तो वो उसके बारे में एग्जामिनर खुद क्वेश्चन में डिटेल प्रोवाइड करेगा। जो तुम्हें याद होनी चाहिए वो ये पहली एग्जाम्पल ये, यूजिंग NO2 एज अ कैटलिस्ट और NO एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये तो हो गई मेरे पास पहली एग्जाम्पल। इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज आंसर मी इन द चैट बॉक्स। Meher, I'll be putting up the video on the YouTube page. You can see it over there.
Is that thing clear to everyone? Please respond me in the chat box. Everyone. मेरे पास तमाम बच्चों का फीडबैक नहीं आया है, which I really need always when I ask it. ये तो हो गया मेरे पास पहली एग्जाम्पल, और दूसरी नेम्ड एग्जाम्पल फॉर होमोजेनस कैटलिस्ट इज लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल लाइक lengthier compared to the first one. ये एग्जाम्पल भी ऐसे टाइप क्वेश्चन में मतलब 8 मार्क्स के अंदर पेपर में आई है, जो मैंने कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो रिकैप करने के लिए अटेंड करें क्लास, उन्होंने इसे पास पेपर्स में देख भी लिया है. यूजिंग iron 2, iron 3 as an example of homogeneous catalysis. अब यहां पर एग्जामिनर यूज करता है पर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? S2O8 2- ions react with iodide ion to produce sulfates and iodine. यानी वो चाहता है कि तुम्हें इस एग्जाम्पल को बिहेव्स करके आना है. अगर डायरेक्टली वो पूछ ले तो तुम्हें किस तरह से आंसर करना है, ये तुम्हें खुद से फ्रेजिंग करनी. Okay. Now let's move on. परसल्फेट S2 आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगा, तो पहले तो मुझे ये जज करना है कि क्या ये वाकई रिएक्ट कर सकता है कि नहीं. तो मैं डेटा बुकलेट खोलता हूं, और डेटा बुकलेट खोलूंगा. कोई एक बच्चा अपना माइक अनम्यूट कर ले, जिसको ईज हो, आसानी हो, वो खुद से अपना माइक अनम्यूट कर ले और डेटा बुकलेट को इस्तेमाल करके मुझे बताएं. अच्छा, मेरे पास पर सल्फेट सल्फेट में टर्न हो रहा है और आयोडाइड आयन आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है. यहां पर मुझे सबसे पहले एग्जामिनर को प्रूफ करना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज electrically possible or not. पहले मुझे ये देखना है कि क्या ये इलेक्ट्रिकली पॉसिबल है. इलेक्ट्रिकली पॉसिबल, यस, इलेक्ट्रिकली पॉसिबल, यानी मुझे इसके इलेक्ट्रोड E0 वैल्यू से इसको प्रूव करना है. जरा डेटा बुकलेट निकाल, अजीज डेटा बुकलेट निकालना बेटा, और माइक ऑन कर लो अपना. जी सर.
डेटा बुकलेट है तुम्हारे सामने? जी है। मेरे पास पर सल्फेट की कोई इक्वेशन मौजूद है डेटा बुकलेट में? जी सर मौजूद है। सर अब मुझे रीड करो। और O8 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे बताओ। रिएक्टेंट साइड पे है सर ये। +2E E रिवर्सिबल का साइन और 2SO4 -2। 2SO4 डेटा बुकलेट। +2.01। और इसकी वैल्यू कितनी? +2.1 वोल्ट। डेटा बुकलेट कहता है कि पर सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सल्फेट में कन्वर्ट होता है, और इसका E0 वैल्यू ये है। अच्छा, आयोडीन की कोई इक्वेशन मौजूद है, आयोडीन आयोडाइड की? जी सर। तो उसमें I2। I2 यानी आयोडीन रिएक्टेंट साइड पे है। जी +2E। अच्छा, प्लस। सर मैं इसको रिडक्शन के थ्रू बता रहा हूँ। वो रिडक्शन के थ्रू ही लिखी हुई है ना डेटा बुकलेट में? जी 2I, 2 I वही आयोडाइड। और दोनों एक्वस। +0.54। ये भी एक्वस और +0.54 वोल्ट्स। तो मुझे इलेक्ट्रिकली प्रूफ करना है कि वेदर ये रिएक्शन हो भी सकता है कि नहीं। तो जरा देखो क्या मेरे पास रिएक्शन, अच्छा, पर सल्फेट का किससे हो रहा है? आयोडाइड से हो रहा है कि आयोडीन से हो रहा है? रिएक्शन आयोडाइड से हो रहा है। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को फ्लिप करके इस्तेमाल करना चाहिए कि आयोडाइड रिएक्टिंग विद परसल्फेट फॉर्मिंग आयोडीन। तो मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर लेता हूँ। S2O8 2- अपनी जगह वैसे ही रहा, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, गिविंग 2 सल्फेट आयन और पोटेंशियल इसका 2.01 ही है। और आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसका पोटेंशियल अब, क्योंकि इक्वेशन फ्लिप हुई है, तो मेक इट 0.54 वोल्ट्स। तो अब देखो, एक स्पीसी रिड्यूस हो रही है, दूसरी स्पीसी ऑक्सीडाइज हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल सही सही मैंने लिख दिया है, और ऐसा मुमकिन भी। अब ऐड करते हैं S2O8 2- दो आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन 2 सल्फेट 2E +I2। ये वैल्यू कितनी है? प्लस, और ये वैल्यू कितनी है? माइनस। यानी मैं कह सकता हूं पर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है और आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मेरे पास, या तो मैं इससे ही प्लस माइनस करके सॉल्व कर लूँ, तो कितना बन जाएगा इसका ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दोनों को ऐड कर दो, 2.01 प्लस माइनस 0.54, एंड द वैल्यू विल बी, शाबाश अब्दुल अजीज खान, 1.47 वोल्ट्स। तो ई नॉट वैल्यू मैंने खुद कैलकुलेट की और चेक किया। इसकी ई नॉट वैल्यू क्या कहती है कि दिस इज वेरी मच फीजिबल। क्या कहती है? कि दिस इज वेरी मच फीजिबल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आंसर या वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव में आती है, ये +1.47 आ रही है, which is proving that this reaction is very much feasible। हाँ बिल्कुल सही। तो सर अगर ये feasible है, तो why I am needing iron as a catalyst? ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये रिएक्शन feasible है, तो why I am needing a catalyst? क्या रीजन हो सकती है कैटलिस्ट को इस्तेमाल करने की? इतना बड़ा वोल्टेज अगर ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकता है।
और जब बहुत आसानी से रिएक्शन हो रहा है तो उसका मतलब रिएक्शन फीजिबल है। फीजिबल है तो हो सकता है तो कैटलिस्ट की क्या जरूरत है। अब मैं अगर गौर से फर्स्ट रिएक्शन को दोबारा देखूं इधर, तो ये फर्स्ट रिएक्शन मुझे बता रहा है कि रिएक्शन फीजिबल होगा, ठीक है, रिएक्शन हो भी सकेगा, लेकिन रिएक्शन हो बहुत स्लो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों स्पीसीज नेगेटिव आयंस हैं। अगर दोनों स्पीसीज नेगेटिव आयन हैं तो देयर इज सम डिफिकल्टी बिटवीन कोलिशंस। इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्किलात हैं। दोनों नेगेटिव आयन हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो होता है। वरना वोल्टेज तो बता रहा है कि रिएक्शन बहुत तेज होना चाहिए। अगर रिएक्शन तेज नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है मुझे कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, इस बात को याद रखिए कि मुझे अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मुझे वहां जाकर भी ये चेक करना है कि वेदर ये इलेक्ट्रिकली पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती कि रिएक्शन इलेक्ट्रिकली पॉसिबल है। मैं आगे बात को लेके जाऊंगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए इन द चैट बॉक्स whether this reaction is electrically possible। ये बात आपकी समझ में आती है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। क्लास में सिर्फ 6 बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, बाकी 10 बच्चे सो रहे हैं। कैसे पॉसिबल? इफ ई सेल वैल्यू या ई नॉट वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, बस इस बात को याद रखो क्योंकि तुमने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा नहीं है। लेकिन ये टॉपिक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट ना कर लो। इफ द वोल्टेज ऑफ रिएक्शन इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन बहुत अच्छा रिएक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं ये दोनों नेगेटिव आयोनिक स्पीसीज हैं। ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन बहुत अच्छे नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मुझे ये बात जज करनी पड़ी कि इतना अच्छा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर मुझे कैटलिस्ट की क्यों एग्जामिनर में कि आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। व्हाई ही इज आस्किंग मी टू यूज कैटलिस्ट। तो जब मुझे वो कह रहा है कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के लिए, देन देयर मस्ट बी समथिंग विच इज हिडन जो मुझे देखना है। मैंने देखा तो मुझे पता था दोनों नेगेटिव आयन है, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। ओके, वोल्टेज डेटा बुकलेट की इक्वेशन से मिल रहा है। हाँ बेटा, तो अब एग्जामिनर कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को तुम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है रीबा, आर यू क्लियर विद दिस? मैं आगे बढ़ जाऊं? अब एग्जामिनर चाहता है कि इन दोनों में से किसी एक को कैटलिस्ट बना लो। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को कैटलिस्ट बनाता हूं तो अब मुझे इसकी भी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन देखनी पड़ेगी डेटा बुकलेट में। अजीज बेटा, डेटा बुकलेट में क्या इक्वेशन लिखी है आयरन 2 आयरन 3 आयरन की? मैंने देखा, मेहर दोबारा से देखो। जी सर, सही लिख रहे हैं आप। मेहर, if E naught value of both of the oxidation and reduction processes is in positive, then the reaction is feasible। अब चाहे वो 0.02 ही क्यों ना हो,
तभी ये फीजिबल होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में 0.1 भी आ जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो। फीजिबिलिटी एक्चुअली पॉसिबिलिटी को शो करती है। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डेटा बुकलेट में आयरन की इक्वेशन देखी। आयरन 2 प्लस इज टर्निंग इनटू आयरन 3, सॉरी आयरन 3 प्लस इज टर्निंग इनटू आयरन 2 प्लस, और इसका वोल्टेज प्लस 0.77 है शायद। शाबाश अजीज, ये वोल्टेज है डेटा बुकलेट। तो मुझे either I have to use this or I have to use this। मैं यहां से हेल्प लेता हूं ओवरऑल इक्वेशन जो मैंने बनाई। अगर मैं आयरन 2 लेता हूं एज अ कैटलिस्ट तो आई हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन, और अगर मैं आयरन 3 को लेता हूं एज अ कैटलिस्ट तो आई हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से कि मैं आयरन 3 को कैटलिस्ट ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस ताकि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकूं। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इन दोनों रिएक्शन में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? इन दोनों स्टेप्स में से ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। पर सल्फेट या आयोडाइडाइन, कौन है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? तो जवाब आता है कि आयोडाइड आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन। आयोडाइड आयन के साथ, और इसकी इक्वेशन डेटा बुकलेट से मुझे क्या मिल रही है? फ्लिप्ड हालत में इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। उसका वोल्टेज लूज करने पर कितना है? -0.54। ये मैं यहाँ लिख के आया हूँ ऑलरेडी। और आयरन 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, टर्न होता है आयरन 2 के अंदर। ये कितने गेन कर रहा है? 1। ये कितने लूज कर रहा है? 2। तो इसका मतलब मुझे इसको ट्वाइस कर देना चाहिए इक्वेशन को, लेकिन इससे वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू ऑलरेडी नो दैट 0.77 वोल्ट। 2 iodide reacts with 2 Fe3 plus 2E iodine 2E plus 2 Fe2 प्लस, और वोल्टेज कितना आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद? 0. बताओ मुझे सम करके। 0.77 में ऐड कर दो -0.54, तुम्हारे पास आंसर 0.23। 0.23 वोल्ट्स, जो बता रहा है कि हाँ यस ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो ये भी एक फीजिबल वैल्यू है। ऐसा रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब है if I use Fe3 plus as a catalyst, this will first react with iodine, or if I use Fe2 plus, that will be reacting with परसल्फेट आयन। तो अब मैं Fe2 को पहला स्टेप मान के देखता हूं। Fe2 plus will turn into Fe3 plus, losing 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? -0.77। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। पर सल्फेट S2O8 2- इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैं जानता हूं, एंड टर्न इनटू 2 सल्फेट आयंस। और अब इसका वोल्टेज वैल्यू कितना है? 2.01 वोल्ट्स। प्लस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक, तो इस इक्वेशन को ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं 2 Fe2 प्लस S2O8 2- 2E Fe3 प्लस 2 Fe3 प्लस 2E प्लस 2SO4। और अब इसका वोल्टेज कितना आएगा? नेट वोल्टेज। यस अजीज, आई विल रिस्पॉन्ड ओवर इट।
1.24. 1.24 प्लस 1.24, इसका मतलब if I use Fe2 plus as a catalyst, that is also electrically possible to have reaction. And if I use Fe3 plus as a catalyst, that is also feasible to react. यानी Fe2 plus हो या Fe3 plus हो, इस रिएक्शन मिक्सचर में तुम किसी भी एक चीज को डाल दोगे. अगर मैं इस बात को ओवरऑल लिखने की कोशिश करूं, मैं ये देख रहा हूं पर सल्फेट reacting with Fe2 plus converting into SO4 2 minus and Fe3 plus. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल. और अगर आयोडाइड Fe3 plus I2 plus Fe2 plus. तो अगर if you are using Fe2 as a catalyst, if this is a catalyst, so Fe3 will be an intermediate and Fe3 will turn and reproduce Fe2 plus ion. राइट जी. और अब अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को भी ऐड कर लो, S2O8 2 minus plus 2I minus plus 2Fe2 plus 2Fe3 plus 2SO4 2 minus Fe3 plus I2 and Fe2 plus. Fe3 and Fe2 से cancel. I will get the original equation back. मुझे ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिल जाएगी. यानी और अगर तुम Fe3 को कैटलिस्ट मानते हो, राइट, इफ यू आर कंसिडरिंग Fe3 प्लस एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होगा, देन आयरन विल बी इंटरमीडिएट, राइट. तो ये स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 2 ये हो जाएगा. इज दैट मेकिंग सम सेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स. इसका स्क्रीनशॉट लो. शाबाश. दो बच्चों के रिस्पॉन्सेस मेरे पास आ चुके हैं. तीन आ गए हैं भाई. ये बात समझ में आती है बेटा? ओके. तो यहाँ मैं मुझे एंड करना पड़ेगा बिकॉज आई जस्ट गेट टू नो कि मेरी लाइट जाने वाली 5 बजे. तुम इस पूरे सबके स्क्रीनशॉट लो. माय सन टोल्ड मी दैट वो मैसेज आया हुआ है बाबा 5 बजे लोड शेडिंग का. मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर्दी में क्यों जा रही है भाई.